Hello everyone, welcome to the first session of रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस सेशन में हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट और रेशियो के बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस पूरे सीरीज में रेशियो प्रोपोर्शन से आए हुए सारे क्वेश्चन और आने वाले टाइम में जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन को डील करेंगे। तो पहले अभी कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। कुछ एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं रेशियो से, रेशियो क्या चीज़ है इन चीज़ों को भी देख लेते हैं। पहले देखते हैं कि रेशियो क्या होती है, रेशियो की डेफिनेशन क्या होगी। तो देखिए, दो या दो से अधिक समान राशि के बीच में जो सबसे छोटी जो रिलेशन होगी, जो सबसे छोटी क्वांटिटेटिव रिलेशन होंगी, उसे हम रेशियो कहते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच ये चीज़ें हो सकती हैं। जैसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जांपल में मान लीजिए कि आपके पास 10 कलम है और मेरे पास 5 कलम है, और हमें बोला गया कि इन दोनों के बीच का रेशियो क्या होगा, आपके और मेरे पास कलमों की संख्या की जो रेशियो होगी वो क्या होगी। तो इसे हमें लिखेंगे कैसे। तो देखिए, आपके पास थे कलम 10, आपके पास थे कलम 10 और मेरे पास कलम थे 5। तो हम लिखेंगे इसको 10:5। देखिए, रेशियो का सिंबल जो होता है वो क्या होता है। रेशियो को हम इस तरह से सिंबल करते हैं, इसका सिंबल ये है, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। और इसको इंग्लिश में पढ़ते क्या है, ISTO, ISTO, ISTO पढ़ते हैं। हिंदी में इसको अनुपात पढ़ेंगे। रेशियो को फ्रैक्शन के भी फॉर्म में लिखा जाता है, रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं, जैसे ये लिखा हमने कि 10:5। 10:5 का मतलब हो गया कि 10/5, 10/5। 10/5 को हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो ये लिखेंगे हम 2:1। सॉल्व क्यों किया, क्योंकि रेशियो जो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है। यह पहली चीज़ देखिए डेफिनेशन की, में पहली चीज़ डेफिनेशन क्या थी कि जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटेटिव रिलेशन है दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच, दो या दो से अधिक राशियों के बीच, उस चीज़ को हमें रेशियो उसी चीज़ को बताती है। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये लिखा हमने 2:1। ये जो बीच में लाइन है, इस लाइन को डिवाइडर बोलते हैं। डिवाइडर से ऊपर की चीज़ों को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, हिंदी में इसको अंश कहते हैं, और जो नीचे रहती है उसको हर कहते हैं और डिनोमिनेटर बोलते हैं हिंदी में। डिवाइडर के ऊपर की लिखी हुई चीज़ों को रेशियो से पहले लिखा जाता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2:1। सिंपल है ना। जो पहला टर्म है इसको हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंटीसीडेंट को हिंदी में हम पूर्ववर्ती कहते हैं। पूर्ववर्ती को बोलते हैं हिंदी में। पूर्ववर्ती मतलब जो चीज़ें पहले आ जाती हो, जो चीज़ें पहले आती हो, यानी कि ये जो रेशियो का सिंबल है इससे पहले आ रहा है ये 2, और जो रेशियो के बाद आता है इस चीज़ को हम लोग कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। कॉन्सिक्वेंट मतलब होता है बाद में आने वाला चीज़ें। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अनुवर्ती। क्या कहते हैं, अनुवर्ती। हिंदी में इसको अनुवर्ती कहते हैं, या फिर बाद में आने वाली चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें थी, ये डेफिनेशन था। इससे हमें समझ में आया होगा कि रेशियो क्या चीज़ होती है, किन किन चीज़ों के बीच कंपैरिजन होती है। इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हम और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सीट है। एक रेक्टेंगुलर सीट है जिसकी लेंथ दे रखी है हमें 15 मीटर, इसकी ब्रेथ दे रखी है हमें 10 मीटर। हमें पूछा गया है कि लेंथ इज टू ब्रेथ बताइए, लेंथ इज टू ब्रेथ बताइए। लेंथ और ब्रेथ बताना है, इसके अनुपात को बताना है। तो देखिए, लेंथ की जगह पर हम 15 मीटर लिख देंगे और ब्रेथ की जगह पर हम कितना लिख देंगे, 10 मीटर। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने बताया कि इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। तो 15 और बटे में 10 लिखा। यहाँ से देखिएगा कि मीटर और मीटर ये चीज़ें क्या हो रही हैं, कैंसिल आउट हो गई। मीटर और मीटर कैंसिल आउट हो गई, और बाकी चीज़ें तो कैंसिल हो ही रही थी पहले से, जैसे 3 × 5 = 15 और 2 × 5 = 10। तो हमें रेशियो पता चल गया 3:2। इसको हमने डायरेक्ट लिखा 3:2। अब देखिएगा ये 3 और 2 क्या है। ये जो 2 है, ये जो 3 है, 3 को हमने पढ़ा था एंटीसीडेंट और 2 को पढ़ा था हमने सब्सिक्वेंट या कॉन्सिक्वेंट, यानी अनुवर्ती, जो बाद की चीज़ें है ना। अब यहाँ पर से हमें दो चीज़ें ध्यान देनी है। पहली चीज़ें ये है कि यूनिट जो था, जैसे मीटर में पहले मेजर किया गया था लेंथ को और ब्रेथ को, ये देखिए जब हम रेशियो निकाले तो ये मेजरमेंट जो था, इसका जो यूनिट था, वो चीज़ें कैंसिल आउट हो गई, और जो रेशियो निकल करके आई, ये रेशियो निकल करके आई सिर्फ और सिर्फ नंबर के फॉर्म में, संख्या के फॉर्म में, संख्यात्मक रूप में निकल करके आई। तो यही चीज़ शो करती है, ये जो क्वांटिटेटिव रिलेशन है इसी चीज़ को ये बताती है। इससे हमें ये पता चला कि
रेशियो, इसका क्या होता है, रेशियो हैज़ नो यूनिट। रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो भी रिलेशन बताया ये दोनों साइड थे और दोनों के दोनों साइड क्या हो गए, ये कैंसिल आउट हो गए, तो ये रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। रेशियो हैज़ नो यूनिट। ये चीज़ें एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं बता सकती, ये चीज़ें एग्जैक्ट फिगर को नहीं बता सकती, एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं बता सकती। ये जैसे 3:2 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि लेंथ 3 यूनिट है, मतलब लेंथ 3 है और ब्रेथ 2 सेंटीमीटर है। हम ऐसा नहीं कह सकते। जब तक कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो, हम इन दोनों चीज़ों से हम कुछ भी नहीं बता सकते। सिर्फ ये बता सकते हैं इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है, लेंथ और ब्रेथ के बीच का रिलेशन कैसा है, लेंथ कितना गुना है, ब्रेथ कितना कम है, कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट कम है। ये चीज़ें हम सिर्फ बता सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हैं। तो जब तक रेशियो क्या होती है कि रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताती, रेशियो क्या करती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाती जब तक कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसे ना दी गई हो। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें थी। इस चीज़ को देखेंगे क्यों नहीं बताती, ये देख लीजिए एक बार। जैसे ये 3x, इसको हमने ऐसा लिखा 3x और 2x, क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 और 2 के अनुपात में ही रहेगा, हमेशा रहेगा तो 3:2 के अनुपात में। जैसे लेंथ और ब्रेथ यहाँ से 15 और 10 है, तो ये 3:2x में रहेगा। x मतलब कोई ना कोई इसका मल्टीपल होगा, 3 का कोई मल्टीपल होगा, जिसमें हो सकता है ये 15 हो सकता है ये 10 हो सकता है कि ये 30 हो सकता है ये 20 हो, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट रेशियो वही रहेगा, 3:2 रहेगा। ये चीज़ें समझ में, कोई ना कोई मल्टीपल होगा, किसी वेरिएबल के साथ हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3x और 2x। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें थी। आगे देखते हैं, रेशियो के टाइप देखते हैं। पहला होता है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है एक रेशियो 2:3, ये कोई रेशियो दिया हुआ है 2:3, आपसे पूछा गया कि आपको इसका डुप्लीकेट रेशियो बताना है। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब हो गया कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना। डुप्लीकेट का मतलब हो गया 2 बार मल्टीप्लाई करना। अब किसी भी चीज़ को आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब आप उस चीज़ का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, है ना, स्क्वायर कर रहे हैं। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, स्क्वायर कर देना होता है बस उस चीज़ का। ठीक है, अगर 2:3 कोई नंबर है, उसका डुप्लीकेट रेशियो पूछा जाए तो वो रेशियो क्या हो जाएगा, 4:9। कोई नंबर है 16 और 125, मान लीजिए 64 और 125 कोई नंबर है, ऐसा है। अगर इसका डुप्लीकेट पूछा जाता तो 64 का स्क्वायर और 125 का स्क्वायर, ये चीज़ें हो जाती डुप्लीकेट रेशियो। अगला होता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट क्या होता है, देखिए, डुप्लीकेट होता है स्क्वायर और सब डुप्लीकेट होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, ये 2 बार मल्टीप्लाई करनी होती है, इसमें 2 बार उसी चीज़ से भाग देनी होती है, तो ये चीज़ें हो जाती है स्क्वायर रूट। तो अगर 2:3 का हमें सब डुप्लीकेट निकालना पड़ा तो √2 और √3, ये इसका हो जाएगा सब डुप्लीकेट रेशियो। अगर इसी का सब डुप्लीकेट निकालना पड़ा 64 और 125 का, तो ये हो जाएगा √64 और इस 2 में √125। इसी को फर्दर सॉल्व करेंगे हम, 8:5 √5, यही लिखेंगे हम। ठीक है, अगला होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, देखिए, डुप्लीकेट मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, ट्रिप्लीकेट मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, और 3 बार अगर किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चीज़ें क्या होती हैं, क्यूब होती है। अब क्यूब अगर होगी तो 2 और 3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो अगर होगा तो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, यही हो जाएगा आंसर। समझ में आया, सिंपल था। 64 का क्यूब और 125 का क्यूब, यही हो जाएगा आंसर। समझ में आया। अगला होता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, यही सेम चीज़ें हो जाएगा, इसके साथ भी क्यूब रूट हो जाता है। ये एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे 2 और 3 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। क्यूब रूट ऐसे लिखते हैं, थर्ड, यहाँ पर थर्ड लिखेंगे और उसके बाद ये 3 है, सॉरी, हाँ, तो क्यूब रूट ऑफ 2 = क्यूब रूट ऑफ 3, सिंपल था। अगर इसी चीज़ का निकालेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 64 और क्यूब रूट ऑफ 125, इसी को हम सॉल्व करेंगे तो ये लिखेंगे हम 4 और 5। समझ में आया, ये सिंपल सी चीज़ें थी बिल्कुल। अगला है कॉम्प्लेक्स रेशियो। कॉम्प्लेक्स रेशियो क्या चीज़ें होती है, एक बार ध्यान से समझिएगा। ये
देखिए मान लीजिए हमारे पास मिश्रित रेशियो बोलते हैं इसको, हिंदी में मिश्रित अनुपात बोलते हैं। मिश्रित अनुपात का मतलब हो गया कि ढेर सारी पहले हमें अनुपात दे रखी है और उसी को मर्ज करना है। मर्ज कैसे करेंगे? तो मर्ज करने का देखिए, जैसे हमें दिया हुआ है A:B, C:D, E:F, इसी तरह से हमें कुछ दी हुई है। अब इसी को हमें मर्ज करना है, इसी को मिलाना है, इसी का कॉम्प्लेक्स रेशियो को फॉर्म करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो देखिए ये वाला पार्ट हमने बताया था, ये होता है एंटीसीडेंट और ये वाला होता है कॉन्सिक्वेंट, ऐसा बताया था हमने। तो देखिए सारे एंटीसीडेंट को एक तरफ मल्टीप्लाई करते हुए लिखना है और डिवाइडर के नीचे लिखना है कॉन्सिक्वेंट टर्म को, तो वो होती है कॉम्प्लेक्स रेशियो। इसी को हम ऐसे लिखेंगे A/B C/D E/F, और ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। तो ये चीज़ें क्या होती है? कॉम्प्लेक्स रेशियो होती है। ये समझ में आया? बिल्कुल बेसिक सा चीज़ था। एक और टर्म इसी में हम इंक्लूड करेंगे अभी, जैसे ये है आपका इन्वर्स रेशियो। ये चीज़ें हमने आज पहले भी पढ़ रखी है कि इन्वर्स रेशियो क्या होती है। इन्वर्स रेशियो क्या होती है? देखिए इन्वर्स का मतलब क्या हो गया कि एक के नीचे में जो चीज़ें आएंगी। जैसे इन्वर्स रेशियो A और B का निकालना है तो A/B को हम क्या लिखते हैं? A/B लिखते हैं ना। अब इन्वर्स रेशियो अगर निकालना पड़ा तो इन्वर्स का मतलब होता है 1/A/B। A/B को हमने यहीं लिख दिया। इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें लिखा आएगी B:A। ये चीज़ें क्लियर हुई? ये चीज़ें थी इन्वर्स रेशियो। तो ये थे रेशियो बेसिक, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अगला है, जैसे हम अगला टॉपिक आएगा प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या चीज़ होती है? देखिए जब दो इक्वल रेशियो को इक्वेट करते हैं हम तो वो चीज़ें प्रोपोर्शन में होती हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखिएगा इसका। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो रेशियो दिया हुआ है। पहला रेशियो है A:B और दूसरा रेशियो है C:D। अगर ये चीज़ें इक्वल है, यानी A:B जो रेशियो है A:B का, वही रेशियो अगर C:D का भी रहा तो ये चीज़ें प्रोपोर्शन में कहलाती है। ये चीज़ें प्रोपोर्शन में कहलाती है। और इसी चीज़ को लिखने का जो तरीका होता है वो होता है A:B, प्रोपोर्शन का साइन इस तरह से होता है और इसी को हम लिखेंगे C:D। ये चीज़ें क्लियर है? बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। एग्जाम्पल एक देखिएगा जो फिगर के साथ, जैसे ये देखिए ये 2:3 है और इसको प्रोपोर्शन के साथ अगर हम लिखेंगे यहाँ पर तो ये 6:9। ये चीज़ें हमें पता चलती है। ये चीज़ें अभी देखते हैं कैसे। देखिए इस साइड का रेशियो 2:3 है तो इस साइड का भी रेशियो, अगले साइड का भी रेशियो 2:3 ही होना चाहिए। ये चीज़ें अगर होती है तो यानी कि दोनों साइड का रेशियो इक्वल है, तो इसी को हम इक्वेट करते हैं और इक्वेट करते हैं तो ये चीज़ें प्रोपोर्शन में कहलाती हैं। इस चीज़ को लिखने का जो फॉर्म होगा वो फॉर्म कैसा होगा देख लीजिएगा। A/B = C/D। यही चीज़ें लिख सकते हैं, यही तो है। ये फॉर्म होता है, इस फॉर्म में लिखेंगे हम। ये प्रोपोर्शन का चीज़ें हैं बेसिक। इसके टाइप देखते हैं। एक होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है? अब देखिए जैसे इस प्रोपोर्शन में देखते हैं। देखिए पहला लिखा हुआ है A:B और फिर यहाँ है C:D। लेकिन अगर एक कोई ऐसा टर्म आ जाए, जैसे पहला लिखा हुआ है A/B और दूसरा भी B से ही स्टार्ट हो जाए, फिर तीसरा C से ही स्टार्ट हो जाए, तो इस टाइप के प्रोपोर्शन को हम लोग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है कि A/B और यहाँ पर ये जो B लिखा है, इसी B के साथ अगला रेशियो स्टार्ट कर दिया गया, यहाँ पर B/C। अगर बटे में अगर आगे लिखा यहाँ पर C से एंड हुआ था, अगला C से ही स्टार्ट करके C/D कर देता। ये चीज़ें ही जो होती है, यही चीज़ें होती है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। ये चीज़ें समझ में आई? बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। ये चीज़ें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आएगी, ठीक है। अगला देखिएगा, इसमें टर्म जो यूज होंगे आने वाले टॉपिक में, इसमें यूज होगा कंपोनेंडो का। कंपोनेंडो क्या होता है? जब दो तरफ जैसे A/B और C/D ये दोनों इक्वल रेशियो की चीज़ें हैं, इसको प्रोपोर्शनेट में लिखा, इन दोनों में +1 अगर +1 कर दें दोनों साइड तो दोनों में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ना, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब दोनों साइड एक एक ऐड कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा मेरे पास, वो रिजल्ट आएगा ऐसा कि A + B = B
और c प्लस डी बाई डी, इसको इक्वेशन 1 हम अभी मानते हैं। देखिए इस चीज़ का मतलब ऐसा हुआ कि a जैसे a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है। दोनों तरफ अगर हम एक एक ऐड करें, इस साइड भी हमने एक ऐड किया और इस साइड भी एक ऐड किया और इसी को हम सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें आई। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी का ये जो a प्लस बी का जो रिलेशन b के साथ है वही रिलेशन c प्लस डी का d के साथ बनेगा। इस प्रोपोर्शन का, इस इक्वल का तो यही मतलब होता है कि जो a प्लस बी का रिलेशन b के साथ है वही c प्लस डी का रिलेशन d के साथ बनेगा। ये चीज़ें शो करती है प्रोपोर्शन। इसी में अगला टर्म आता है डिविडेंडो। डिविडेंडो क्या होगा? अब देखिए एक साइड में हमने एक माइनस किया, दूसरे साइड में भी एक माइनस किया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आता है a माइनस बी अपॉन बी, सी माइनस डी अपॉन डी, ये दोनों इक्वल में। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। देखिए इस कंडीशन, ये जो चीज़ें आई डिविडेंडो में, इसका भी मतलब ऐसा ही हुआ कि a माइनस बी का जो रिलेशन b के साथ है वही रिलेशन c माइनस डी का d के साथ होगा। इसमें भी यही कहने का सेंस हुआ। अब जब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से भाग दे देंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, जब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से भाग दे देंगे तो रिजल्ट जो बनेगा वो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का बनेगा। इसको हम लोग CND रूल बोलते हैं। अब CND दो तरीके का यूज होता है, एक ट्रिगोनोमेट्री में यूज होता है और एक यहाँ है। तो ये जो CND के नाम से ही ये भी फेमस है। तो CND जो बनेगा, जब इन दोनों को भाग देंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा हमें, जो रिजल्ट ऐसा मिलेगा। और ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, काफ़ी यूजफुल है। इसका वाइस वर्सा भी सही है, इन सब का वाइस वर्सा भी सही है। और वाइस वर्सा मतलब अगर हमें a प्लस बी बटे a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बटे सी माइनस डी, इस फॉर्म में कोई भी चीज़ें लिखी हुई दिख रही है तो इस चीज़ को हम डायरेक्ट इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। इस फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका भी कहने का सेंस सेम है कि a प्लस बी का वैसा ही रिलेशन, a प्लस बी का जैसा रिलेशन a माइनस बी के साथ है वैसा ही रिलेशन c प्लस डी का c माइनस डी से है, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई। ये बेसिक थी प्रोपोर्शन की, बिल्कुल बेसिक सा। अब हम जो भी इसमें और भी जैसे मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, ये सब जो चीज़ें आएंगी बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें, वो चीज़ें हम क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करेंगे। तो अभी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक सब क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है a इज टू बी सबके दिए हुए और कंबाइंड हमें पूछा गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हम कई तरीके देखेंगे। पहला तरीका देखते हैं हम, जैसे a, b, c और d, ये 4 टर्म है। जैसे जैसे दिया हुआ है बिल्कुल वैसे वैसा ही लिख देते हैं। a इज टू b क्या लिखेंगे हम? 2 इज टू 1, बाकी कुछ नहीं है, नहीं लिखेंगे। b इज टू सी, b के नीचे बिल्कुल b को लिखेंगे और c के नीचे c को लिखेंगे। c इज टू डी, सॉरी b इज टू सी 3 इज टू 1। इसी तरह से c इज टू डी लिखा हुआ है, c इज टू डी है 4 इज टू 1, तो इसके नीचे में लिखा हमने 4 इज टू 1। ये सारी की सारी चीज़ें आ गई। अब देखिएगा ध्यान से, जितनी ब्लैंक स्पेस है ना, इन सब ब्लैंक स्पेस को पहले भरते हैं हम। ब्लैंक स्पेस को पहले भरते हैं। ब्लैंक स्पेस को कैसे भरेंगे ये देखते हैं हम। ब्लैंक स्पेस को भरने के लिए हम जो उसका सबसे नज़दीकी है, किस साइड में ब्लैंक स्पेस है, देखिए तो एक के राइट साइड में ब्लैंक है, यानी कि यही चीज़ें सब जगह कॉपी हो जाएंगी। ये जो एक है यही एक सब जगह कॉपी हो जाएंगी, इस लाइन में, इस पूरे लाइन में यही एक सब जगह कॉपी हो जाएंगी। अब इस एक के राइट साइड में एक जगह खाली है, यानी कि इस एक को यहाँ पर आना चाहिए। इस 3 के लेफ्ट साइड में एक खाली है, यहाँ 3 को आना चाहिए। इस 4 के लेफ्ट साइड में सारी जगह खाली है, यानी कि सब जगह सिर्फ और सिर्फ 4 आएंगे। ये चीज़ें समझ में आई क्या? बिल्कुल बेसिक थी। ये चीज़ें ध्यान देनी है कि कहाँ क्या चीज़ें आएंगी। हालांकि यूज इन चीज़ों का बिल्कुल नहीं करेंगे हम, लेकिन फिर भी समझना ज़रूरी है, ध्यान में रखना ज़रूरी है। इन चीज़ों को अब सॉल्व करते हैं। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे पूरे लाइन को, तो ये पूरा लाइन ए को बताएगा, पूरा लाइन को मल्टीप्लाई करेंगे ये बी को बताएगा, और ये सी को, और ये लाइन डी को बताएगा, ठीक है। पूरा मल्टीप्लाई करते हैं। 4 तिया 12 और दूनी 24, 4 तिया 12, 4 और 1,
तो जो रेशियो निकल करके आया 24:12:4:1, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ये चीज़ें समझ में आई। ये पहला तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिस तरीके का हम लोग यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे कहीं भी। दूसरा तरीका देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तरीके हमें आने चाहिए। दूसरा तरीका ऐसा है कि ए, बी और सी इन सब के एंटीसीडेंट को एक साथ लिख दीजिए। अगर सारी चीज़ें इस तरह से चल रही है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में चल रही है, इस तरह से चल रही है कि ये देखिए यहाँ से बी से एंड हुआ और अगला बी से स्टार्ट हुआ, सी से एंड हुआ और अगला सी से स्टार्ट हुआ, तो इन सब के एंटीसीडेंट को एक बार लिख दीजिए। एंटीसीडेंट को कैसे लिखेंगे देख लीजिए एक बार, एक सेकेंड। इन सब के एंटीसीडेंट को पहले लिखेंगे हम। एंटीसीडेंट मतलब जो रेशियो के पहले आने वाले टर्म थे उसको लिखेंगे। जैसे 2, इस वाले से 2 लिखा, अगले बी और सी से 3 लिखेंगे और सी और डी से 4 को लिखेंगे। फिर इसके कॉन्सिक्वेंट टर्म को कंटिन्यूसली लिख देंगे, 1 1 और 1। यहाँ से पहला 1, यहाँ से दूसरा 1 और यहाँ से ये तीसरा 1, इन तीनों को लिखा। अब देखिए ये 4 चीज़ें आएंगी, 4 चीज़ें आएंगी यानी कि ए, बी और सी और डी, इन 4 चीज़ों का रिलेशन पूछा जा रहा है हमसे। ये जो पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये जो पहला 3 है इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये हमें ए को बताता है। अगर पहले वाले को छोड़ करके अगले 3 को मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये हमें बी का रिजल्ट बताता है। ये समझ में आ रही है? ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। पहले को छोड़ दिया और बाकी 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये बी को बताता है। अब पहले 2 को छोड़ दीजिए और उससे आगे के 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट जो होगा ये सी को बताएगा। इस तीसरे वाले को भी छोड़ दीजिए, इन 3 को छोड़ करके जो आखिरी के 3 बचे, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिजल्ट जो होगा वो डी को बताएगा। तो अब बताइए कि ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे? ए की जगह पर हम इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, 4 × 3 × 2, 4 × 12 और 2 × 24। बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे? तो 3 × 4 × 1 12। सी की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 4 × 1 × 1 4। और डी की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 1 × 1 × 1। यानी कि ए, बी और सी और डी इन चारों के बीच का अनुपात जो होगा वो होगा 24:12:4:1। इस क्वेश्चन को करने का ये दूसरा तरीका था, सिंपल सा तरीका था। तीसरा तरीका देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और वो तरीका कैसा है। इस तरीके का यूज करेंगे हम, बट जहाँ पर इनडायरेक्टली पूछा जाए वहाँ। डायरेक्टली पूछा जाएगा तो कहीं यूज नहीं होगा। A:B, B:C, C:D ऐसा हमें दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 2:1, ये दिया हुआ है 3:1 और ये दिया हुआ है 4:1। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है A:B, C:D, ठीक है, और हमें जो सॉल्व करना है वो है ऐसा। अब देखिए ये जो एंटीसीडेंट होते हैं ना, ये जो पहला टर्म होता है, ये सारे का यूज सिंगल टाइम होगा। क्या होगा? इन सब का यूज बिल्कुल एक बार करना है, एक बार यूज हो जाए इस सब को मिटा देना है, कहानी खत्म इन सब का। एक की जब वैल्यू निकालनी होगी तो हमें पहले पूरा लाइन को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस पूरे लाइन को एक साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 × 12 = 24। यहाँ तक समझ में आई? ये देखिए ऊपर से स्टार्ट करेंगे हम, ऊपर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किए, इस 2 का यूज हो गया, इस 2 को भूल जाइए, गोली मार देंगे। अगले को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 3 और बटे में यहाँ 4, 1 × 3 और नीचे में था 4, इन सब को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 12। अब इस देखिए इस 3 का इस साइड में जितना भी था सबको सिंगल टाइम यूज करना था, इस 3 का यूज हो गया, इस 3 को ख़त्म कीजिए, 4 × 12। अब फिर नीचे आएंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 1 × 4, ये 4, और जो बचा अब ये 4 को भी ख़त्म। अब ये बचा पूरा इस लाइन को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 1 × 1 हो जाएगा 1। तो आंसर हो जाएगा 24 × 12 × 4 × 1। ये चीज़ें समझने वाली चीज़ें थी। इसको एक बार वापस फिर से देख लीजिएगा क्या करना है इस क्वेश्चन में। आसान क्वेश्चन था, बट अभी स्टार्टिंग में बेसिक समझने के लिए एक बार ध्यान दीजिएगा कि क्या किया हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला था 2:1, दूसरा है 3:1, तीसरा है 4:1।
पहला काम करना है हमें इन सब को मल्टीप्लाई करना है, और जो एंटीसीडेंट है, जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, इस पार्ट का यूज हमेशा सिंगल टाइम होगा। पहला वाला था इन सब को मल्टीप्लाई करना है और ऊपर से नीचे की तरफ आना है, 2 तिया 6 और चौके 24, ये हो जाएगा ए। ऊपर वाला का काम ख़त्म, इसको हटा दीजिए। फिर इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ 4 को मल्टीप्लाई, 4 तिया 12, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, 4 के साथ मल्टीप्लाई 4, और फिर इन सब इस साइड का सारा चीज़ ख़त्म हो गया, तो बचा राइट साइड सिर्फ, और राइट साइड सबको मल्टीप्लाई किया तो आंसर हो जाएगा 24 12 4 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 3 तरीका, जो 3 तरीका हमें जानना चाहिए। तरीके बस सिर्फ हम अगर ये भी जाने तो यही ठीक है। बेसिक तरीका क्या होता है कि जो मीडिएटर है, मीडिएटर को सेम करते जाना है। यहाँ पर मीडिएटर को सेम करने का मतलब ऐसा हुआ कि यहाँ पर C और यहाँ पर C, इन दोनों जगह पर C और C है। चलिए ये कॉन्सेप्ट आगे आने वाले क्वेश्चन में बता देंगे, इसमें ज़्यादा हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये चौथा तरीका भी बताते हैं। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच है। बेस्ट अप्रोच इसलिए है कि अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में सिर्फ इतना सा ही पूछा गया कि इसका वैल्यू बताइए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो होगा ऑप्शन के थ्रू। ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑप्शन के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है A/B 2:1, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है हमें 2:1, और क्वेश्चन में हमें पूछा गया है A/B भी है क्वेश्चन में। इसका मतलब जहाँ पर भी होगा तो वहाँ पर A/B 2:1 के ही फॉर्म में होगा। अब ऑप्शन में देख लीजिए कि कौन से ऑप्शन में 2:1 है। देखिए पहला नंबर में है, हो सकता है, दूसरा नंबर में है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा ही नहीं। इसका मतलब दूसरा नंबर ऑप्शन तो यहीं से गलत हो गया कि 2:1 ये होना चाहिए और है नहीं। तीसरा नंबर ऑप्शन में देखिए 4:12 है, यानी कि 1:3 है, ये भी नहीं है। और चौथा नंबर ऑप्शन भी देखिए 24:4 है, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब हो गया कि आंसर नंबर 1 ही है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर पहला ऑप्शन से मैच नहीं हुआ तो दूसरा से मैच करेंगे। रैंडमली हम कोई भी पुट कर सकते हैं। C/D भी देखेंगे कि C/D देखिए यहाँ पर 4:1 है, तो हम पुट करेंगे C/D। देखिए ये 1:4 दिया है, नहीं है। 12:1 है, नहीं है। 1:24 है, नहीं है। इसका मतलब 4:1, ऑप्शन नंबर 1। ऐसा ही एक ही ऑप्शन है जिससे ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये था अगला क्वेश्चन। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि A/4:B/5 और A/B का मान पूछा जा रहा है। देखिए A/B इसको लिखेंगे और इस इक्वल में कर देंगे 4/5, यानी ये जो फ्रैक्शनल फॉर्म है इसी को तो रेशियो का फॉर्म भी बोलते हैं, यानी A/B इसको बोल सकते हैं हम। तो A/B इज इक्वल टू हो जाएगा 4:5। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखेंगे हम पहले। देखिए A/B निकालने का जो तरीका होगा, A के नीचे जो होगा वही A का मान होगा, B के नीचे जो होगा वही B का मान होगा। जब बीच में बराबर का साइन होगा तो इस क्वेश्चन को करने का यही है ट्रिकी अप्रोच। आंसर डायरेक्ट हम क्लिक करेंगे ऑप्शन नंबर C। A के नीचे जो होगा वही A का मान होगा, B के नीचे जो होगा वही B का मान होगा। कब होगा? जब दोनों के बीच में इक्वल का साइन होगा। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, जब दोनों के बीच में इक्वल का साइन होगा तब ये चीज़ें अप्लीकेबल होंगी, तभी ये चीज़ें अप्लाई होंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ भी ऐसे, चलो आगे आने वाले क्वेश्चन में इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं। ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, लिखा हुआ है 2A = 3B। यहाँ से A/B निकालिएगा। A/B निकाला तो 3:2 दिख रहा है क्या? इससे B/C निकालिएगा। B/C निकालेंगे तो यहाँ से 5:4 दिख रहा है क्या? क्वेश्चन में हमसे A/C पूछा है। अगर A/B/C पूछा होता तो हम यहीं से पुट करते A/B 3:2 देख लेते किसी ऑप्शन में, लेकिन पूछा क्या? A/C, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का। इस क्वेश्चन को भी देखेंगे सॉल्व करने का तरीका। पहले बेसिक से सॉल्व करते हैं हम। जो तरीका मैं पहले बताने वाला था वो तरीका देख लीजिए एक बार। क्या होती है कि इसके मीडिएटर को सेम करने की बात बता रहा था, जो पिछले क्वेश्चन में नहीं बताया था मैंने। इसके मीडिएटर को देखेंगे पहले कि B यहाँ पर भी और B यहाँ पर भी है, लेकिन B की ऊपर वाले क्वेश्चन में वैल्यू देखिए 2 है और नीचे वाले में वैल्यू 5 है। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इक्वल करने का तरीका क्या है मेरे पास कि ऊपर वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले में इस तरह से, अगर हमने कर रहे हैं कि ऊपर वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया
और नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब ऐसा हो जाएगा कि ऊपर में 10 हो जाएगा और नीचे में भी 10 हो जाएगा, यानी ये चीज़ें हो जाएंगी इक्वल। समझ में आए? बिल्कुल आसान सा है, बिल्कुल कोशिश कीजिए समझने का। A/B 3:2 है और B/C 5:4 है। ऊपर वाले में B की वैल्यू 2 है और नीचे वाले में B की वैल्यू 5 है, लेकिन B को दोनों जगह इक्वल करना है, इक्वेट करना है। B मीडिएटर है, इसको इक्वेट करने का तरीका क्या था? नीचे में 5 है तो ऊपर वाले में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा। ऊपर में 2 था तो नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी 10 हो जाएगा। इस तरह से B इक्वेट हो जाएगा। इक्वेट होकर के जो फॉर्म बनेगा वो ऊपर में बनेगा 15 और अनुपात में 10। देखिए 5 से मल्टीप्लाई दोनों साइड होगा क्योंकि इस तरह से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये हो जाएगा 10 और अनुपात में 8। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट हमें वैल्यू इक्वेट कर देंगे। ए की वैल्यू दिख रही है हमें 15, बी की वैल्यू दिख रही है हमें 10, सी की वैल्यू हमें दिख रही है 8 और बी की वैल्यू हमें दिख रही है 10। अब देखिए बी यहाँ पर भी 10 है, नीचे भी 10 है, इसका मतलब A/B/C। हमने डायरेक्टली क्या लिखा? 15, 10 और 8। ये था इस क्वेश्चन को करने का बेसिक सा तरीका। इक्वेट करना ज़रूरी था, सीखना ज़रूरी था। ये ऐसे हम लिखते हैं इसको A/B और B/C। A/B को लिखा हमने 3:2 और B/C को लिखा हमने 5:4, ऐसा लिखा। अब देखिए कुछ नहीं करना होता, इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई। पहले 5 × 3 15, फिर 5 × 2 10 और फिर इस 4 × 2 8, ठीक है। ऐसा लिखेंगे तो ये रेशियो निकल करके आता है A/B/C का। ये चीज़ें समझ में आई क्या? बिल्कुल आसान सा तरीका था। इस क्वेश्चन को करने के भी तरीके ढेर सारे हैं, इसको भी देखेंगे। और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया था ये ध्यान रखिएगा। A/C पूछा गया था, तो यहाँ पर A की जगह पर 15 और C की जगह पर 8, यानी कि A/C जो होगा वो आंसर हो जाएगा मेरा 15:8, ऑप्शन नंबर C। यहाँ से भी सेम दिख रहा है 15:8, A/C सिर्फ पूछा गया, ठीक है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका बताते हैं। A/B लिखा हुआ है मेरे पास 3:2। B/C हमारे पास है 5:4 और हमसे क्वेश्चन पूछा है A/C। देखिए जब भी ऐसा हो कि रिलेटेड हो, ऐसे क्रॉस रिलेटेड चल रहे हो, यहाँ पर अगर C/D लिखा रहता, इस तरह से चल रहा होता और हमें पूछा क्या गया हो, पहला टर्म और आखिरी टर्म के बीच का रिलेशन पूछा गया हो। ये A है पहला टर्म और C है आखिरी टर्म, इन दोनों के बीच का पूछा गया ना। अगर ऐसा पूछा गया हो तो इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे तो वो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? इस रो को एक साथ मल्टीप्लाई कीजिए और इस रो को एक साथ मल्टीप्लाई कीजिए, वही आंसर हो जाएगा। यानी कि 3 × 5 एक साथ मल्टीप्लाई कीजिए और बटे में या फिर रेशियो में किसी भी तरह से लिख लीजिए 4 × 2 एक तरफ, यानी 15 और बटे में 8, यानी कि 15:8। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 15:8। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C। ये चीज़ें समझ में आई कहाँ से? ये भी चीज़ें देख लेते हैं हम कि ये चीज़ें आई कैसे, पता कैसे चला कि अप्लाई कैसे हुआ ये, ठीक है। देखिए A/B मल्टीप्लाइड बाय B/C, अगर हमने ऐसा किया तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? ये चीज़ें देखिए कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पर कैंसिल आउट हो गई, हो सकता है कहीं नहीं भी हो कैंसिल आउट, मतलब इसके रिजल्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ये तो कैंसिल आउट हर एक जगह होनी ही होनी है। तो रिजल्ट हमें क्या मिला? A/C। हमने क्या किया? A/B को B/C से मल्टीप्लाई किया। A/B मतलब कितना? 3/2 और B/C कितना? 5/4। यही तो हमने किया, दोनों एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई किया, दोनों कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर भी देखिए 3 × 5 यहाँ भी लिखा था हमने, 4 × 2 यहाँ पर भी लिखा था। यही चीज़ें करनी होती है हमें। ये चीज़ें, ये क्वेश्चन तो ठीक है आसान था। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा AB BC CD DE और हमें पूछा जाएगा जैसे 1:2 2:3 3:4 4:5 ऐसा पूछ दिया जाए और A/E पूछ दिया जाए हमसे, है ना। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे? इन सब को एक साथ मल्टीप्लाई, इन सब को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा सिंपल सा हो जाएगा 1:5, ठीक है। 1:5 ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए A/4 B/5 और C/2। अभी 2 क्वेश्चन पहले मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करना था।
कॉन्सेप्ट बोला था मैंने, बाद में बताता हूँ। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मैंने बता तो दिया था कि जो अगर बीच में इक्वल का साइन हो तो जो ए के नीचे होगा वही ए की वैल्यू होगी, वही ए का आंसर होगा। यानी रेशियो में जैसे ए की वैल्यू 4 होगी, बी की वैल्यू 5 होगी और सी की वैल्यू 2 होगी। यानी रेशियो जो होगा इसका 4:5:2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये तो पहले बता दिया था। इसका कॉन्सेप्ट भी एक बार देख लेते हैं होता क्या है। जब भी इस तरह से कोई भी चीज़ें कंटिन्यूसली इक्वल में दी गई हो तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक कांस्टेंट टर्म मानना पड़ता है इक्वल में, और वो हमने के माना यहाँ पर। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो हो जाएगी 4 के, बी की जो वैल्यू यहाँ से निकल करके आएगी वो हो जाएगी 5 के, जो यहाँ से सी की वैल्यू निकल करके आएगी वो हो जाएगी 2 के। अब ए, बी और सी इन सब के बीच का रेशियो हमसे पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 4 के, 5 के और 2 के। अब देखिए के तो तीनों में कॉमन है, जो चीज़ें तीनों में कॉमन दिख रही होती है उन चीज़ों को कट कर देते हैं। तो 4, 5 और 2 ये इस फॉर्म में आई, तो 4:5:2। तो यानी कि जो चीज़ें देखिए यहाँ पर अगर इक्वल में हमने के माना होता है, ये 4 के होता है, ये 5 के होता है, ये 2 के होता, और ये ए बी सी अगर निकाल दे तो 4:5:2। इसीलिए हमने बताया कि डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ऐसा होगा अगर इक्वल में हो सारी चीज़ें तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, P:S पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है मेरे पास P:Q, 2:5 है, Q:R, 1:3 है, R:S, 2:3 है। हमसे क्वेश्चन में P:S पूछा गया है। अब देखिए P:S पूछा गया है, यानी पहला टर्म और आखिरी टर्म पूछा गया है। यहाँ पर P है, यहाँ पर S है। यहाँ से अगर इन तीनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाएं, जिस तरह से अभी हमने मल्टीप्लाई करके बताया कि P/Q इंटू Q/R इंटू R/S, अगर हमने ऐसा किया तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। तो रिजल्ट हमारे बच जाएगा P:S। तो ठीक है, इस तरह से काटते हुए चलते हैं। 2/5 इंटू 1/3 इंटू 2/3, इसका मतलब 4 और बटे में आंसर में हो जाएगा 45। 4:45 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, और यही था करने का इसको तरीका। ठीक है, अब इसको अगर बेसिक से अगर हम बनाना चाहें तो एक बार ठीक है फिर से एक बार देख लीजिएगा, अगर समझ में पहले क्वेश्चन में नहीं आया हो तो कैसे निकालेंगे। मैंने बताया था कि ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करते आएंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, जो एंटीसीडेंट होंगे इसके, एंटीसीडेंट का यूज़ सिर्फ और सिर्फ एक बार करना है। यानी कि अगर P का यूज एक बार हो गया, इस रो में अगर P का यूज एक बार हो गया, सॉरी कॉलम में, तो P को कैंसिल कर देना है हमें। तो एक बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से PQRS इन सब का रेशियो निकल करके आ जाएगा। इन सब को मल्टीप्लाई किया तो हमने 4, इसमें से 2 ख़त्म, 5 एकम 5 और 2 10, ये 2 भी 1 भी ख़त्म, 5 तिया 15 दूनी 30, ये 2 भी ख़त्म, 5 तिया 15 तिया 45। तो ये रेशियो निकल करके आ गया PQRS का। PQRS का रेशियो निकल करके आ गया 4, 10, 30 और 45। हमसे क्वेश्चन में P और S की वैल्यू पूछी गई थी, यानी 4 और 45। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इस तरीके से भी आ गया। ठीक है, दोनों तरीके से बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है W1:W2। W1:W2 जो है 2:3 दिया हुआ है, और फिर W1:W2 जो दिया है वो है 1:2। यहाँ से W1:W2 ये दिया हुआ है 2:3, और W1:W3 दिया हुआ है 1:2। ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि इसमें मीडिएटर क्या चीज़ें हैं, मीडिएटर क्या है, किसको हमें इक्वेट करना है। देखिए यहाँ पर W1 और यहाँ पर W1 है, यानी कि W1 मीडिएटर है मेरा। W1 अगर ऊपर में 2 है तो नीचे भी 2 होना चाहिए, दोनों साइड इक्वल होने चाहिए, तभी तो हम इसको इक्वेट कर पाएंगे। तो इक्वेट करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और इस साइड में 4 हो जाएगा। तभी तो देखिए यहाँ पर अब W1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, ऊपर में भी W1 की वैल्यू 2 है। अब ये चीज़ें इक्वेट हुई, तो अब यहाँ से हम निकाल पाएंगे W1:W2 और इस 2 में W3। W1 की वैल्यू कहीं से ऊपर से या नीचे से एक तरफ से लिख लेंगे, 2 हो जाएगी। W2 की वैल्यू पहले से पता थी हमें 3 है, और W3 की वैल्यू अभी हमने निकाला 4। तो आंसर हो जाएगा, इसमें से हमें पूछा जा रहा है W2:W3। W2:W3 कितना, 3:4। 3:4 ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आसान था ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, A:B 1/2 4/3 ABC पूछा जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे हम, पहले बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना होता है। A/B ये लिखा हुआ है 1/2 में 4/3। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि रेशियो को हम फ्रैक्शन के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हमने ऐसा, यहाँ तक सही लिखा, A की जगह पर 1/2 लिखा, B की जगह पर हमने 4/3 लिखा। ये चीज़ें यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। एक मिनट, ये चीज़ें यहाँ पर तक क्लियर है कि A की जगह पर हमने लिखा 1/2 और B की जगह पर हमने क्या लिखा 4/3। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम इसको सॉल्व करते हैं 1/2 और इनटू में 3/4, इसको हम टोटल लिखेंगे 3/8, यानी A:B जो लिखा हमने वो होगा 3:8। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे देखेंगे आंसर। देखिए हमें यहीं से पता चल जाएगा कि कोई क्वेश्चन में हमसे पूछा भी गया है A:B:C पूछ रहा है, तो ऑप्शन में हम देखेंगे A:B अगर किस ऑप्शन में 3:8 है तो A नंबर में है नहीं, C नंबर में है नहीं, D में है नहीं, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा यहाँ से हमारा आंसर। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। B:C सेम प्रोसेस अपनाएंगे, 2:3 है और ये 1:4 है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो सॉल्व कैसे करेंगे हम, 2/3 इंटू 4, यानी कि ये कितना हो जाएगा 8 और अपॉन में 3। अब देखिए हमें पता चला पहले नंबर से A:B 3:8 है, दूसरे तरफ से पता चला B:C जो है वो 8:3 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर B मीडिएटर है, यहाँ पर भी B है और ऊपर में भी B है, दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। जब सेम है तब तो कोई इशू ही नहीं है। A:B:C सिंपली निकाल लेंगे हम 3:8:3 और क्वेश्चन का आंसर किस हिसाब से निकालेंगे 3:8:3, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ये था इस क्वेश्चन को करने का जो बेसिक अप्रोच था वो। इसी में हमने देखा कि ऑप्शन से कैसे कर लेंगे, बीच में जब हम बनाएंगे तो इसको ऑप्शन से कैसे किया हमने सॉल्व, ये भी देखा। चलिए अभी ये तो था कि इसको हमें चेंज करके इस तरह से बनाएंगे। अब चेंज करने का तरीका देखते हैं कि चेंज करने का क्या और कोई तरीका है। हाँ, चेंज करने का जो तरीका है वो और देखते हैं कि चेंज करने का हम दो और तरीका देख लेते हैं, दो तरीका देखते हैं चेंज करने का। ठीक है, पहला तरीका देखेंगे जिससे हम चेंज करेंगे। देखिए दो तरीके से अभी सॉल्व हो चुका है, दो और तरीका देख लेते हैं। A:B लिखा हुआ है 1:2 और 4:3। देखिए इसको A:B को, ये जो फ्रैक्शनल फॉर्म है इस फ्रैक्शनल फॉर्म को चेंज करके हमें नंबर के फॉर्म में डायरेक्ट लेकर के जाना है। नेचुरल नंबर के फॉर्म में कैसे लेकर के जाएंगे वो देखते हैं, एक मिनट। नेचुरल नंबर के फॉर्म में लेकर के जाने के लिए हम देखते हैं इन दोनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या एलसीएम होती है। एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने का मतलब होगा कि ए वाले पार्ट में भी मल्टीप्लाई करना है और बी वाले पार्ट में भी मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहने का सेंस ऐसा हुआ कि 1/2 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दूसरे साइड के भी रेशियो में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों साइड इक्वल चीज़ों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होती, रेशियो में कोई चेंजेज नहीं होते। ठीक है, तो जब हमने इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा। इसका मतलब 3:8। यहाँ से ए और बी के बीच का जो अनुपात था वो निकल करके आता है 3:8। इसी तरह से हम B:C का भी निकालेंगे। B:C का लिखा हुआ है क्वेश्चन में 2:3 और 1:4। इसका एलसीएम 12 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 3 चौके 12 और 4 गुना 2 8 और 4 तिया 12 और 3 गुना 1 3, यानी 8:3। बी और सी का अनुपात यहाँ से भी निकल करके आया 8:3। ये चीज़ें समझ में आई, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल आसान भी था ये। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका देखते हैं। जैसे इसको हम चेंज किस तरह से करेंगे, जो सबसे आसान तरीका लगा कि चेंज कैसे कर सकते हैं, फ्रैक्शन को कैसे चेंज करेंगे हम नेचुरल नंबर में, है ना, क्योंकि रेशियो तो उस फॉर्म में रहेगी नहीं, रेशियो तो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है हमेशा। तो चेंज करने का जो तरीका है वो देखेंगे। देखिए A:B लिखा हुआ है 1/2 और 4/3। हमने निकालना है A और B। जब A निकालनी हो ना तो A का जो हर है
जो ए का डिनोमिनेटर है इसको ढक लीजिए, इसके बारे में छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है इसको। जो बाकी बचे ना, अगर आगे भी कुछ दिया हुआ रहे तो इन सब के हर को मल्टीप्लाई करना है इसके अंश से। यहाँ पर तो कुछ आगे है नहीं, तो सिर्फ 3 है, तो 3 को इसके हर मतलब अंश के साथ यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब अगर b को निकालना है, अब b की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकल गई 3, अगर b की निकालनी है तो b के हर को ढक लीजिए, b के डिनोमिनेटर को ढक लीजिए, और b के डिनोमिनेटर को ढकने के बाद a के डिनोमिनेटर से b के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गए 8। यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल आसान है, इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे और a/b निकल करके आ जाएगा 3:8। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ से ढकने में समझ में नहीं आएगी। b/c एक बार निकाल करके देखते हैं इसी तरीके से। 2/3 और 1/4 है। देखिए b और c निकालना है तो b को ढकिए, b को ढकने का मतलब इस 3 को ढक लीजिए, और इस बचे हुए अगर 3 को ढक लेंगे तो b के ऊपर में कितना बचा? तो 2 है, उसका अंश से मल्टीप्लाई करना है 4 को, 2 चौके 8 हो गया। और c को निकालना है तो c के लिए इस 4 को ढक लीजिए, इस 4 का कोई यूज़ नहीं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 3। इस तरह से b और c निकल करके आ गया 8:3, a/b 3:8, और इसके बाद फर्दर अगर इन सब को ज्वाइन करेंगे तो a/b/c निकालेंगे तो 3:8:3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3-4 तरीके थे जो भी है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप पर बेस्ड है, a/b लिखा हुआ है। देखिए बिल्कुल डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम इस क्वेश्चन को। देखिए 2:9 और 1:3 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डायरेक्टली, कैसे सॉल्व करने के लिए बताया। इसमें भी देखिए 2 तरीके से मैंने बताया कि a के पार्ट को ढक लीजिए, बाकी को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 2 6। b को निकालना है तो b के पार्ट को ढक लेंगे तो ये 9। अब देखिए यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में ये नहीं है, ये और भी चीज़ों से डिविजिबल हो रही है। किस चीज़ से डिविजिबल हो रही है? 3 से डिविजिबल हो रही है। अभी ये चीज़ें देखते हैं कि कैसे और जल्दी सॉल्व। यहाँ पर कुछ आता ही नहीं, इसके लिए क्या करें? तो ये 2:3 हो जाएगा। a/b का रेशियो क्या आया? 2:3। अब देखिए ये 2:3 हम डायरेक्ट ऊपर से भी लेकर के आ सकते थे। कैसे लेकर के आ सकते थे? ये यहाँ से ही डायरेक्ट 3 बार में कट जाता। तो सिंपल से देखिए a की जब वैल्यू निकालते इस 3 को ढक लेते तो यहाँ 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई होता 2, इस 1 को ढक लेते 3 के साथ ये मल्टीप्लाई होता तो 3। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अब b और c का एक बार रेशियो निकालिए। अब यहाँ से ऑप्शन पर भी जा सकते हैं कि a/b कौन से ऑप्शन में 2:3 है। देखिए यहाँ भी 2:3, यहाँ भी 2:3, यहाँ भी 2:3, ये 2:3 नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा आंसर। ठीक है, b और c एक बार निकाल करके दिखाइए। 2/7 और 5/14। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो 7 दूनी 14, यहीं से 2 कट गया। अब देखिए b का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1, इस 1 को ढकेंगे और 2 × 2 कितना? 4, इस 2 को ढकेंगे 5 × 1 कितना? 5, यानी b/c 4:5 हो गया। b/c 4:5, ये 7/6 दिख रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, यानी ऑप्शन नंबर ए भी खत्म। अब ये 4:5 ये भी बचा हुआ है। अभी 2 ऑप्शन बचे हुए हैं अपने पास। 2 ऑप्शन कौन कौन से बचे हुए हैं? बी और सी बचे हुए हैं। 1 मिनट देखिए, ये ऑप्शन कैंसिल हो चुके हैं और ये भी ऑप्शन कैंसिल हो चुके हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, बी और सी। बी और सी निकालने के लिए एक बार डी और सी का रेशियो दिया हुआ है, c/d निकाल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें d/c दिया हुआ है, और अगर हमें c/d निकालना है क्या होगा? इसी को उल्टा कर देंगे। जैसे d की वैल्यू 7/10 है, c की वैल्यू 3/5 है, तो यहाँ पर हम c को पहले लिख रहे हैं तो पहले 3/5 लिख देंगे, और ये 7/10 है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ये 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, यानी c और d का रेशियो क्या है? 6:7। 6:7 देखिए यहाँ तो 15 अनुपात से होता है, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को और आगे अगर सॉल्व करना पड़ता तो हम कैसे सॉल्व करते? मतलब अगर किसी चीज़ की वैल्यू दे रखी होती तो कैसे सॉल्व करते? तो देखिए a/b 2:3, b/c कितना? 2:3, सॉरी 4:5 है, ये 4:5, और c/d कितना है? 6:7। ठीक है, बस अब a/b/c इस तरह से करेंगे। देखिए 7×5 35, 35 थी 105 यहाँ। अभी मैंने बताया था इस तरह से सॉल्व करने के लिए, 5 थी 15 और 6 90। अच्छा मैंने सीधा सीधा करके बताया था, एक इस तरह से भी बता सकता था। 4 थी 12, 6 72, 4 दूनी 8 और 6 48।
तो ये ABCD का रेशियो आ गया। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था ABCD का ही रेशियो, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से डिवाइड किया, 16 तिया 48, 24 तिया 72, 30 तिया 90, 35 तिया 105। अब ये किसी चीज़ से डिविजिबल नहीं है और अब ये आंसर हो जाएगा रेशियो के फॉर्म में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इस तरह से 16:24:30:35, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि 3A = 4B = 5C है, ठीक है, ABC का मान क्या होगा। अभी तक हमने देखा था A/3, B/4 और C/5। अगर इस टाइप का आंसर अगर क्वेश्चन रहता तो आंसर सिंपल सा होता, 3:4:5। यही तो देखा ना अभी, क्योंकि इसके इक्वल में हमने क्या माना था कि जहाँ इस तरह से 2 या 3 चीज़ें इक्वल में दे रखी हुई मानना तो हमें वही है, कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ से भी हमने वही माना। कैसे, देखिए इन सब के इक्वल में हमने कोई कांस्टेंट माना के। यहाँ से हमें A की वैल्यू पता चली k/3। A की वैल्यू यहाँ से क्या पता चली, k/3। यहाँ से B की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, एक बार बता दीजिएगा, k/4। यहाँ से एक बार C की वैल्यू निकाल करके बताइए, k/5। अब A, B और C का अगर रेशियो हमसे पूछा गया तो क्या हो जाएगा, k/3, k/4 और k/5। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में, पिछले टाइप में आंसर में जब हम सिंपल सा A के नीचे, जैसे A के नीचे में 3 था तो हम डायरेक्ट लिख देते थे 3:4:5। यहाँ पर भी तो लिख सकते थे 3:4, लेकिन यहाँ पर बीच में देखिए ये रेशियो में दिए हुए, ये इक्वल नहीं है। एक इक्वल है 1/3 के, B इक्वल है 1/3 के और C इक्वल है 1/5 के। ठीक है, ये चीज़ें देखेंगे तो यहाँ से K तो कैंसिल हो जाएगा और ये रेशियो इसका हो जाएगा 1/3, 1/4 और 1/5। और ये चीज़ें तो होती नहीं रेशियो के फॉर्म में, ऐसे तो नहीं सॉल्व कर सकते। इसको सॉल्व करने के लिए भी 2 तरीके मैंने बताया अभी कि 2 तरीके से इसे हम सॉल्व करते हैं। कैसे तरीके होते हैं, पहला तरीका होता है इन सब को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना। अगर एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब का एलसीएम कितना होता है, 5, 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 5, 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 60। तो 60 से अगर सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 60/3 और ये 60/4 और ये हो जाएगा 60/5। ये होता है तरीका। तो ये हो गया 20:15 और अनुपात में 12। 20:15:12। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। तो ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला तरीका। यहाँ पर दूसरा तरीका कैसे आता है ये देखिए, यहाँ पर तो फर्दर सॉल्व करेंगे यहाँ से दूसरे तरीके से 1/3, 1/4 और 1/5 से। यहाँ तक तो करना पड़ा। इसके बाद सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि 1/3 और जब भी बटे के फॉर्म में हो और रेशियो के फॉर्म में उसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया कि A, B और C इन तीनों के फॉर्म में निकालना है मुझे। देखिए अगर A की वैल्यू निकालनी है तो A के जो हर में है इसको हम ढक लेते हैं, बाकी सब के हर को मल्टीप्लाई करते हैं इसके अंश के साथ। 4 × 5 × 1 यानी 20। अगर B का निकालना है तो इस 4 को ढक लीजिए, 3 × 5 × 15 और गुना 1 यानी इस 1 से मल्टीप्लाई किया इसमें 15। अब अगर C का निकालना है तो इस 5 को ढक लीजिए, 3 × 4 और गुना 1, 3 × 4 गुना ऊपर वाला 1, तो ये हो जाएगा 12। तो आंसर हो जाएगा 20:15:12। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दूसरे तरीके से। एक और तरीका देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का होगा, वो बेस्ट अप्रोच है। अगर सिंपल सा क्वेश्चन इतना सा ही पूछा गया तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो दूसरा तरीका होगा वो तरीका कौन सा होगा ये देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस तरीके से, 3A = 4B = 5C। ये समझ में आ रहा है? देखिए एक मिनट, देखिए अगर A की वैल्यू निकालनी है ना, A की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ पर भी A के चीज़ को ढक दीजिए। A का जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको ढक दीजिए और बाकी के कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए। बाकी के कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे B का कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 4 है, इस 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो A की जगह पर लिख देंगे 20। अगर B की वैल्यू निकालनी है ना तो B के कांस्टेंट टर्म को ढक दीजिए, बाकी इन दोनों के कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 3 15। C की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो C की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, 12। और ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान सा तरीका था, बेहद आसान सा तरीका था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इस तरह से ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये तीसरा तरीका था। चौथा तरीका सबको पता है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहले भी बता दिया मैंने कि A is to B पहले ही
हमने यहाँ से देख लेंगे A/B कितना है 4:3, A/B 4:3 और B/C कितना हो जाएगा 5:4, B/C हो जाएगा यहाँ से 5:4। और इन दोनों में से इक्वेट जब करेंगे A/B/C तो यहाँ से हमें दिखेगा ये 20, ये 5 तिया 15 और 4 तिया 12। ये तरीका था इस क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करने का। तो 20:15:12 यहाँ से ये भी पता चला। एक और तरीका जाएंगे, जब A/B हमें 4:3 पता है, B और C 5:4 हमें पता है, तो हम क्यों ना ऑप्शन से चले जाएं। B/C हम देखेंगे 5:4 किस में है, यहाँ तो 4:5 नहीं, 4:3 नहीं, 3:5 नहीं, तो ऑप्शन सिर्फ D बचा। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे 5 तरीके तो अभी बता दिया, और भी तरीके से सॉल्व करेंगे। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीका जो बेस्ट तरीका होगा, पहला तरीका होगा अगर हम ऑप्शन से जाएं तो इससे बेहतर कोई तरीका नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये बेस्ट था। ये सेकंड नंबर पर ये तरीका आएगा, और इससे आसान तरीका कोई नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इससे आसान कोई भी तरीका नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये भी। अभी जो कॉन्सेप्ट बताया उसी पर बेस है। पहले मैंने बताया था कि A/1 B/2 और C/3 ऐसा हो, तो हम सिंपल सा लिख देते हैं कि A/B/C जो होगा वो 1:2:3 के फॉर्म में होगा। यही चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी, ये चीज़ें आसान थी। यहाँ पर भी सेम चीज़ लिखी हुई है, देखिए ना, P/5/3 = Q/9/7 = R/5/4, यही तो लिखी हुई है ना। तो यहाँ से अभी आंसर सिंपल सा हो जाएगा, P, Q और R के बीच का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 5/3 में 9/7 में 5/4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, या तो इसके एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, या फिर एक तरीका जो बताया कि इसको ढक करके बाकी से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 को ढकेंगे, 7 × 4 28, और इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 28×5 140। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हट गया, क्योंकि 140 या इसका फैक्टर होना चाहिए P की जगह। समझ में आया। अब ये जो वैल्यू निकल करके आएगी P/Q/R की वैल्यू निकल करके आएगी, और P की जगह पर हमें निकल करके आ गया 140। अब 140 आ गया, इसका मतलब हुआ कि अगर कटेगा भी 140 कटेगा भी, तो कटेगा किससे, इसी के मल्टीपल से कटेगा, इसी के मल्टीपल से कटेगा, मतलब इसी का कोई फैक्टर आना चाहिए यहाँ पर। 140 135 तो कभी आ नहीं सकता। ठीक है, अगला देखते हैं, 7 को ढकते हैं, 9 या 27, 27 चौके 108, 140:108। बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, सी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन क्या दिख रहा है क्या, 70 दूनी 140 और 45 दूनी 90, ये भी नहीं दिख रहा है। 35 चौके 140 तो 36 चौके 144, यहाँ 108 है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से पता चल गया हमें आंसर। ठीक है, अगर आगे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लेते हैं। 4 को ढकते हैं, 7 या 21, 21×5 105, यानी कि P/Q/R की वैल्यू हो जाएगी 140, 108, 105। बाकी और भी 3 तरीके हैं, आप इस क्वेश्चन को, बाकी जो 3 तरीके मैंने पहले बता दें उस तरीके से आप खुद से सॉल्व करके एक बार देखिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें, A/B/C का वैल्यू दिया हुआ है, और A/B, B/C, C/A का पूछा जा रहा है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ये देखिए, A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 4, ये कुछ इसके मल्टीपल में होगा। इसको मान लेंगे 2x, 3x और ये 4x, इसी फॉर्म में होगा। बट यहाँ पर अगर हम x माने तो यहाँ पर देखिएगा कि ऊपर में 2x, नीचे में 3x, x तो कट ही जाने। जब ऊपर और नीचे डिग्री सेम हो तो फिर इन चीज़ों को मानने का कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट वैल्यू हम पुट करके बना सकते हैं। तो डायरेक्ट A की जगह पर हम वैल्यू रखें 2 और B की जगह 3, B की जगह पर 3, C की जगह पर 4 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2। इसी को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए LCM 12, हर एक जगह पर ज़रूरी नहीं। देखिए, अगर हम इस तरह से इसको ढक करके मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये चीज़ें में क्या है कि फिर बाद में हमें एक बार और कटाना पड़ सकता है अगर कोई चीज़ें कॉमन आ गई। अगर हम इसको LCM से मल्टीप्लाई कर दें इसके, तो हमें ये चीज़ों की झंझट नहीं पड़ती कि बाद में हम ये चीज़, अगर हम LCM से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट वो शॉर्टेस्ट फॉर्म में ही लेकर के आती है डायरेक्ट। तो अगर LCM से मल्टीप्लाई करें तो देखिए, 3 चौके 12 और 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 2 छक्के 12 और
6 चौके 24, 8 9 और 24 जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी बी सी दिया हुआ है। देखिए ए बी और सी, ए बी का रेशियो दिया हुआ है 3:4, बी सी का रेशियो दिया हुआ है 4:7। अब देखिए बी मीडिएटर है, बी दोनों जगह सेम है, यानी कि 3:4:7 यही है कंबाइंड रेशियो इसका। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 3 + 4 + 7 और बटे में सी, सी की जगह पर कितनी रखेंगे 7, यानी कि 7 दूनी 14/7, यानी आंसर हो जाएगा 2। इस क्वेश्चन का भी आंसर 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती कब होगी, जब ऊपर में डिग्री और नीचे में डिग्री अगर अलग होगी तब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे ये एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर क्या था कि ऊपर में ए था, बी था, सी था, इन सबको हमने जोड़ा। ये देखिए इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू 3 नहीं है, ये A:B:2 जो सी आया ये 3:4:7 में है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 3 नहीं है, 4 नहीं है और 7 नहीं। ये मैंने पहले भी बताया कि रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं बताता, ठीक है, वो सिर्फ रिलेशन को बताता है। इसका मतलब A 3x होगा, B 4x होगा और C 7x होगा, ऐसा ही कुछ होगा, है ना, कोई ना कोई मल्टीपल में होगा और सबका मल्टीपल सेम है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर अगर ऐसा पूछ लिया होता कि A² + B और अपॉन में C, ये हमें आप बताइए, या A² + B² अपॉन C, ये चीज़ें आप हमें बताइए, तो इसका आंसर हम नहीं निकाल पाते। क्यों नहीं निकाल पाते, एक बार सॉल्व करके देखते हैं। A का स्क्वायर यानी A की जगह पर 9x² हो जाएगा, B का स्क्वायर यानी 16x² हो जाएगा और अपॉन में C की वैल्यू 7x हो जाएगी। देखिए 16 और 9 25, 25x² और अपॉन में 7x, x से ये कट जाएगा लेकिन ये बच जाएगा 25 और बटे में 7x, ये x बचा हुआ रह गया। ये x जब बचा हुआ रह गया इसका मतलब ये चीज़ें आगे सॉल्व नहीं हो पाएगी, सॉल्व नहीं हो पाएगी, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, C एंड D। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ऊपर में देखिए डिग्री ऊपर की 2 है, नीचे की डिग्री 1 है। अगर ऊपर की डिग्री 2 नीचे की डिग्री 1, दोनों डिग्री अनइक्वल है, अनइक्वल होगी तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सिंपल सा है ये भी, A:B B:C दिया हुआ है। यहाँ पर भी देखिए A B और C, इसका जॉइंट बना लेते हैं पहले। कंबाइंड रेशियो 3:7, यहाँ भी इक्वल है यानी 2:3:7, ये इसका कंबाइंड रेशियो निकल करके आया ए बी और सी का, जो कि 2:3:7 है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि A + B में B + C में C + A। देखिए A और B को एक साथ ऐड कीजिए 5, B और C को कीजिए 10, C और A को कीजिए 7 2 9, 5 10 और 9, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 5 10 और 9, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, आगे देखिए ये क्वेश्चन देखिए, A B C का वैल्यू दिया हुआ है 1√3 और 2, C का वैल्यू दे दिया यहाँ पर 4। ये देखिए C की वैल्यू दे रखी है 4, ये C का रेशियो के फॉर्म में C की वैल्यू 2 है, C की एग्जैक्ट वैल्यू 4 है। अगर हम इसको अपने एकेडमिक क्लास में बनाते तो कैसे बनाते थे, देखिए C को हमने माना 2x, B को माना था √3x, x अगर मान करके बनाते तो A होता है इतना। देखिए A B और C, तो हमें क्वेश्चन में 2x का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 4, x की वैल्यू निकल करके आई 2, इस तरह से हमसे क्वेश्चन में पूछा है √3x की वैल्यू, तो आंसर हो जाएगा 2√3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हम जो बनाएंगे, अभी हम बनाने के लिए x वगैरह नहीं मानते हुए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, देखिए C की रेशियो के फॉर्म में वैल्यू 2 है और C की एग्जैक्ट वैल्यू 4 है, यानी कि C की रेशियो की वैल्यू से ये 2 गुना है, यानी कि B की रेशियो में अगर 3 वैल्यू है तो इसका एग्जैक्ट मान भी इससे 2 गुना होगा। अब √3 का 2 गुना कितना होता है, 2√3 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन को करने का तरीका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, A + B B + C C + A। देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे, A + B = में B + C = में C + A। ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, 6:7:8। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आसान ही है बट थोड़ा सा कैलकुलेशन ऐसा हो जाएगा। देखिए इस सब को सॉल्व करते हैं एक बार हम। देखिए A + B B + C C + E सबको एक बार ऐड करते हैं, तो ट्वाइस ऑफ A +
बी प्लस सी निकल करके आता है, और इसकी रेशियो के फॉर्म में जो वैल्यू निकल करके आएगी 8 7 15 और 6 21, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो के फॉर्म में जो वैल्यू आएगा वो होगा 10.5। ये आसान सा था, यहाँ तक कोई इशू नहीं आई होगी। हम इसमें x मान सकते थे तो यहाँ पर x आ जाता, ठीक है, कि 8x 7x 6x सबका सम 21x, फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 10.5x, लेकिन x नहीं मानते हुए हम आगे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा ध्यान से देखिएगा। देखिए अब a प्लस बी प्लस सी की एग्जैक्ट वैल्यू ये 14 दे रखी है क्वेश्चन में, देखिए, यानी कि इस 10.5 की वैल्यू दे रखी है 14। इस 10.5 की रियल में जो वैल्यू है वो है 14। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। अब सी की वैल्यू निकालनी है तो यानी a प्लस बी यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब a प्लस बी का रेशियो के फॉर्म में वैल्यू 6 है, a प्लस बी प्लस सी का रेशियो के फॉर्म में वैल्यू 10.6 है। a प्लस बी की जगह पर अगर हम 6 रख देंगे तो ये c की वैल्यू निकल करके आ जाएगी रेशियो के फॉर्म में। अगर c का वैल्यू निकल करके आ जाएगा तो ये c का वैल्यू निकल करके आ गया 4.5। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया c का मान ज्ञात करें। c का मान कितना होगा, 4.5 का वैल्यू पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, कितना होगा। इस क्वेश्चन को आप यूनिटरी मेथड से बना लीजिए तो आसान, मैं जो बता रहा हूँ इससे बना लीजिए। पहले यूनिटरी से बना करके आपको बता देते हैं कि कैसे होगा। यूनिटरी से बताएंगे, देखिए एक का मान इससे पता चलेगा 14 बटे इतना, 4.5 का मान निकालेंगे। कैसे, 14.5 बटे 10.5 और गुना 4.5, 15 तिया 45, 15 सते 7 दूनी 3 दूनी 6। आंसर यहाँ से आप निकालेंगे। इस क्वेश्चन को करेंगे थोड़ा सा स्मार्ट बन करके। यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा और टाइम बचा सकते हैं इसमें। हम कैसे बचाएंगे ये देखिएगा। देखिए इन दोनों के बीच का रेशियो देख लीजिए यहीं से, 15 सते 105 और 15 तिया 45। अब देखिए 7 की वैल्यू 14, 3 की वैल्यू क्या होगी, आंसर 6। यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए 10.5 की वैल्यू क्वेश्चन में 14 दे रखी है, हमसे पूछी है 4.5 की वैल्यू क्या होगी। 10.5 और ये 35 तिया 105, 35 चौके 40, 3 गुना 15, 3 गुना 15 45 होता है, यानी 4.5 है, यानी 1.5 से मल्टीप्लाई किया होगा ना, इस साइड भी 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आंसर 6 हो जाएगा 4.5 की। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। बेसिक हमने देखे रेशियो के, कॉन्सेप्ट्स भी देखे। आने वाले सेशंस में अभी 1 से 2 सेशन और चलेंगे। जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो आने वाले दूसरे सेशन से स्टार्ट हो जाएंगे, दूसरे या तीसरे सेशन से स्टार्ट होंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। बेसिक में अभी जो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, इसमें आने वाले सेशन जो होंगे उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तब तक आप इसको रिवीजन कीजिए। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।